जानकी अम्मा को गांव में सभी देसी घी की टिक्की वाली अम्मा के नाम से बुलाते थे। जानकी अम्मा पिछले 10 साल से देसी घी की टिक्की का ठेला लगाती आ रही थी। पहले अम्मा ये काम नहीं करती थी। अम्मा ने ये काम अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए तब शुरू किया था जब अम्मा का बेटा मोहित कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर गया था। बेटे के कॉलेज की फीस भरने के लिए जानकी अम्मा ने देसी घी की टिक्की का ठेला लगाना शुरू किया और आज जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया तो अम्मा को भूल गया। अरे यार, मैं जब भी अम्मा के ठेले पर देसी घी की टिक्की खाने आता हूँ एक बात नोटिस करता हूँ। अम्मा ही एक पत्ता टिक्की का किस लिए बना कर रखती है? तुम्हें नहीं पता? अरे मुझे तो ये बात पहले से पता है। अरे अम्मा ये टिक्की अपने बेटे के लिए रखती है। जब भी ठेला शुरू करती है तो सबसे पहले 2 टिक्की बढ़िया सी तैयार करके अपने बेटे के लिए रख देती है। तो बेटा यहीं पास में रहता है क्या? फ्री होकर आ जाता होगा खाने। भैया लगता है गाँव में नए आए हो। अम्मा का बेटा तो पहले कई सालों से मिलने ही नहीं आया, शहर में रहता है वो। जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए अम्मा ने ये देसी घी की टिक्की का ठेला शुरू किया था, वही बेटा शहर में पैसे कमाते ही अपनी माँ को भूल गया। अम्मा पहले कई सालों से उसी की आस में टिक्की बनाकर रखती है कि शायद एक दिन उनका बेटा आएगा और बोलेगा अम्मा टिक्की दो। अब तो अम्मा को कम सुनाई देता है, थोड़ा तेज बोलना पड़ता है तब उन्हें सुनाई देता है। अरे अम्मा कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। अम्मा बढ़िया सी करारी सी टिक्की बना दो। अभी देती हूँ बेटा। अम्मा जैसे बहुत सी खाने की चीजें होती हैं, उनमें से टिक्की का ठेला ही लगाना आपको सही क्यों लगा? और देसी घी की टिक्की क्यों? बेटा देसी घी की टिक्की मेरे बेटे मोहित को बहुत पसंद है। जब वो छोटा था तो अक्सर वो देसी घी की टिक्की बनवाता था। फिर जब वो कॉलेज में आया तो पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने उसी की पसंद की देसी घी की टिक्की बनाकर बेचना शुरू कर दी। अम्मा आप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पहले ही कितने सालों से मेहनत कर रही हो। बेटे के लिए टिक्की बनाकर रोजाना आने की राह देखती हो। पर अम्मा आपका बेटा तो आपको भूल गया है, तभी पिछले 6-8 सालों से आपकी खबर तक नहीं ली। वही तो बात है, पर माँ तो माँ होती है। पूत कपूत बन जाए पर माता को माता नहीं होती। माँ माँ होती है जो अपने बच्चों से कभी रूठती नहीं। अम्मा भी अपने बेटे के इंतजार में नजरें बिछाए रहती हैं। पता नहीं अम्मा का बेटा कब लौटेगा। जानकी को पूरा गांव जानता था, इसलिए सब जानकी की बहुत इज्जत करते थे। जानकी ने कभी मौसम की परवाह नहीं की। गर्मी, सर्दी, धूप और बारिश में भी चाहे बाजार बंद रहे, पर जानकी का देसी घी की टिक्की का ठेला हमेशा लगता था। इधर अम्मा अपने बेटे की राह देख रही थी और उधर अम्मा का बेटा मोहित अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ शादी करने की सोच रहा था। देखो मोहित बेटा, सीमा हमारी इकलौती औलाद है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गांव से अपनी माँ को भी यहाँ ले आओगे और अलग रहने लगोगे? नहीं अंकल, मेरी माँ तो कभी शहर आई नहीं। पिछले कई सालों से मैं भी गाँव नहीं गया। मेरा ना तो गाँव जाने का विचार है और ना ही माँ को यहाँ लाने का। हाँ, शादी के मौके पर माँ को यहाँ ले आऊंगा और फिर शादी के बाद वापस भेज दूंगा। मैं सीमा के साथ इसी घर में रहूंगा। पापा अब तो मान जाइए। और फिर इधर मोहित और सीमा की शादी तय हो गई। मोहित को बस शादी के लिए जानकी को गांव से लाना था। अब वो अपनी ऑफिस की छुट्टियों का ही वेट कर रहा था। कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, पर जानकी अम्मा ने बारिश में अपना काम नहीं छोड़ा था। इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी हमारी जानकी अम्मा को ठेला लगाना ही है। क्यों अम्मा? क्या करूँ सोना बिटिया, घर पर मन ही नहीं लगता। आदत हो गई है। मौसम बदलते हैं पर मैं नहीं बदलती। मेरे लिए हर दिन एक सा है। पर तू बता, तू इतनी बारिश में क्यों घूम रही है? मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। मोहित का फोन आया मेरे नंबर पर, बोल रहा था कल वो तुम्हें लेने आ रहा है। कुछ दिन बाद उसकी शादी है। सोना की बात सुनकर जानकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहित शादी कर रहा है, मुझे लेने के लिए आ रहा है। मेरा बच्चा, मेरा लाल इतने सालों बाद गाँव आ रहा है। किस समय आएगा? कल शाम तक आ जाएगा। सोना की बातें सुनकर जानकी बहुत खुश होती है। जानकी मोहित के आने का इंतजार करने लगी। जो भी ठेले पर टिक्की खाने के लिए आता, जानकी सबको यही कहती, कल मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। तुम आना, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है अम्मा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम भी आना और तुम भी। सबने हाँ में जवाब दिया। जानकी को खुश देखकर सारे ग्राहक भी बहुत खुश थे। अगले दिन पूरा गांव जानकी अम्मा की दुकान पर इकट्ठा हुआ। सबको जानकी की खुशी देखने की चाह थी। अम्मा सुबह से ही तैयार हो गई थी और बेटे के लिए सबसे स्पेशल देसी घी की टिक्की बनाई। आज मेरा मोहित आ रहा है, देखना जैसे ही आएगा कहेगा अम्मा टिक्की दो। अरे सोना, कितना समय है, फोन तो मिला जरा, कहाँ है अभी वो? हाँ अम्मा, वही फोन ही मिला रही हूँ, पर मोहित का फोन नहीं मिल रहा। शाम होने लगती है, बारिश फिर से शुरू हो जाती है। भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। अम्मा बारिश हो रही है, तुम्हारे बेटे से फिर मिल लेंगे।
हाँ हाँ हाँ, अब तो वो कुछ दिन यहीं रहेगा, तुम कल आ जाना। अम्मा शायद बारिश की वजह से उसे देर हो रही हो। आप चिंता मत करो, आ जाएगा। घर चली जाओ अम्मा, बारिश तेज हो रही है, भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। फिर मोहित आएगा और तुम्हें बीमार देखेगा तो सोचो कितना दुखी होगा। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं ठेला घर ले जाती हूँ, तो उसको फोन पर कहना कि घर ही आ जाएगा। सारी रात बीत गई, मोहित नहीं आया। जानकी अम्मा ने फिर से टिक्की का ठेला लगाया तो लोग अब बातें बनाने लगे। अम्मा तुम्हारा बेटा तो आया ही नहीं। अरे कभी आएगा भी या नहीं? बस ऐसे ही बोलती रहती हो कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। अरे लगता है अम्मा बुढ़ापे में सठिया गई है। हमें भी कल बारिश में भिगा दिया, हम तो आज नहीं खड़े होंगे। तो जाओ ना, किसने कहा यहाँ खड़ा होने के लिए? अम्मा को परेशान मत करो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ खड़े होने की। मैं अकेली काफी हूँ अम्मा के साथ। सोना, तूने मोहित को फोन किया? कल वो आया ही नहीं। हाँ अम्मा, वो मोहित को काम था इसलिए आ जाएगा। बात सुन सोना, जरा मोहित से बात तो करवा, मैं खुद कहूंगी ना तो जरूर आएगा। हाँ अम्मा, अभी करवाती हूँ। सोना मोहित को फोन करती है। हाँ सोना बोलो। मोहित, जानकी अम्मा बात करने के लिए कह रही है। हाँ जल्दी करवाओ, मुझे देर हो रही है, बहुत काम है यहाँ। सोना जानकी के हाथ में फोन देती है। फोन पर हेलो करते ही जानकी अम्मा फूट फूट कर रोने लगती हैं। मोहित, मेरे बच्चे, कब से तेरी राह देख रही हूँ। तू कह रहा था कि कल आऊंगा, तू आया ही नहीं। कितने साल हो गए तुझे देखे हुए, एक बार तो आ जाता। अपनी माँ से मिलने का तेरा मन नहीं करता, मेरी याद नहीं आती तुझे? तुझे पता है मैंने तेरे लिए देसी घी की टिक्की बनाई है, रोज बनाती हूँ तेरे लिए, वो तुझे पसंद है ना? पीछे से आवाज नहीं आ रही सोना? अम्मा फोन कट गया है, दोबारा मिलाती हूँ। सोना दोबारा फोन मिलाती है पर मोहित फोन नहीं उठाता। जानकी अम्मा का चेहरा उदास हो गया। शाम को अचानक फिर तेज बारिश आ गई। उस समय अम्मा अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। हाथ में वही टिक्की थी जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाई थी। आंखें बंद थी, चेहरा मुस्कुराता हुआ। जानकी अम्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सोना रोते हुए मोहित को फोन करती है। अब माँ मर जाए तब तो बेटे को आना ही है, जिम्मेदारी जो निभानी है, मरने के बाद क्रियाकर्म करने की। आज गांव से देसी घी की टिक्की की खुशबू हमेशा के लिए ओझल हो गई। अम्मा के जाने के गम में पूरा गांव उदास था। मोहित माँ का क्रियाकर्म करके वापस शहर जाने लगता है। मोहित, ये अम्मा की जमा पूंजी है, उन्होंने मुझे दी थी। जो भी वो देसी घी की टिक्की बेचकर कमाई करती थी सब मुझे दे देती थी। कहती थी ये पैसे मैंने अपने होने वाली बहू के लिए रखे हैं, उसे सोने के कड़े बनवा कर दूंगी जब मोहित की शादी होगी। अम्मा ये सपना अपने साथ ले गई, पर उनकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना। सीमा को सोने के कड़े बनवा कर दे देना। कम से कम अम्मा को उनकी निशानी के रूप में तो तुम अपने घर पर रख लेना, क्या पता उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। मोहित की आंखों में आंसू बह गए। चुपचाप उसने वो पैसे लिए और शहर आ गया। उन पैसों से उसने सीमा के लिए सोने के कड़े बनवाए। जीते जी तो अपनी अम्मा को मोहित शहर नहीं लाया, पर अम्मा की तस्वीर जरूर उसने अपने घर में लगा दी। अम्मा की आत्मा भी अपने बेटा बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। सीमा एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता पापड़ी चाट का ठेला लगाकर घर खर्च चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। एक रोज वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला जिसमें 2 रूखी सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा अचार। ये देख सीमा उदास हो गई। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये नमक अचार खाकर। पता नहीं बाबा का काम कब अच्छा चलेगा और हमें कब सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। फिर जैसे तैसे मन मार कर उसने उस रोज भी अचार और रोटी खा ली। दरअसल सीमा का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। लेकिन रोज रोज अचार के साथ रोटी खाकर भी वो परेशान हो चुकी थी। उसी शाम, माँ आज मुझे सब्जी के साथ रोटी खानी है, कितने दिन हो गए सब्जी खाए हुए। हाँ बेटी, बस तेरे बाबा आते ही होंगे, जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे पैसे लेकर बाजार से सब्जी ले आऊंगी। लेकिन जब सीमा के बाबा अपना ठेला लेकर घर लौटे तो अभी भी उसके पास उतनी ही पापड़ी बची हुई थी जितनी वो सुबह लेकर गया था। सीमा की माँ को समझते देर नहीं लगी कि आज भी कमाई नहीं हुई है, लेकिन वो सीमा का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने प्याज टमाटर का मसाला भुना और उसमें पापड़ी का चूरा डालकर उसकी सब्जी बना डाली जो कि सबको बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और सीमा जवान हो गई, उसकी शादी हो गई। सीमा को उसके ससुराल में उतना मान सम्मान नहीं मिलता था जितना कि उसकी बड़ी जेठानी कविता को, क्योंकि कविता एक अमीर खानदान से आई थी
जबकि सीमा एक गरीब परिवार की बेटी थी। दीपक सीमा को पसंद करता था, इस वजह से उसने सीमा से लव मैरिज की थी। सास ससुर ननद घर में सभी बड़ी बहू कविता को ही अहमियत देते थे और सीमा को हर बात में पीछे रखा जाता था। माँ जी, लड़का देखने में तो बहुत सुंदर है, हमारी पूनम के लिए अच्छा रहेगा। पूनम, तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी के मोबाइल में फोटो है, देखी तुमने? हाँ हाँ, पूनम को इन्होंने दिखा दिया है, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे थे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारी भी तो पसंद नापसंद का हम ख्याल रखते हैं। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है, पूनम के साथ जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी कि आपको पसंद आ जाएगा, और जब मेरी भाभी ने पसंद कर लिया तो समझो मैंने भी पसंद कर लिया। माँ बाबूजी, मुझे लड़का पसंद है। पूनम, दिखाना तो लड़का देखने में कैसा है। तुम क्या करोगी छोटी बहू देखकर? जब हम सब ने देख लिया तो तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है? तुम इन सब बातों से पीछे रहा करो। सुनो जी, लड़के वालों से बात कर लो, फिर हम देखने दिखाने का प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, मैं लड़के के पिता से आज फोन पर बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। देखो सीमा, इतना तो तुम जानती हो कि इस घर में मेरी वैल्यू क्या है और तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम एक गरीब परिवार से आई हो जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल की बात है, और मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। ये जो घर में महंगे महंगे सामान लगे हुए देख रही हो ना, ये सब मेरे ही दहेज में आया था, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखा करो। कविता बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी। एक काम करो, पता नहीं कब लड़के वाले देखने आ जाएं। तुम पूनम को बाजार से कुछ अच्छे पहनने का दिलवा दो, कोई अच्छी साड़ी या फिर कोई सूट। पैसे बाबूजी से ले लो। कैसी बातें करती हो माँ जी, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है, बहुत पैसे हैं। मैं अपने पास से दिलवा दूंगी पूनम को। माँ जी, मैं बस तैयार हो जाती हूँ। चलो पूनम, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाजार चलते हैं। जीती रहो बहू। सीमा देखती रही, उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूनम का रिश्ता तय हो गया। पूनम को लड़के वालों ने देखा तब भी सब कविता को ही आगे कर रहे थे। उस समय भी सीमा चुप रही। सीमा, टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ दीपक, इसी वजह से तो मुझे यहाँ रहने में हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। पर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, सब घृणा की नजरों से देखते हैं। समय के साथ सब बदल जाएंगे। अभी उन्होंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी ना, जिस दिन तुम्हारी अच्छाई उनके सामने आएगी तब सब बदल जाएंगे। अच्छा, पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ। दीपक अपने पिता के पास जाता है। मैंने तुम सबको कुछ कहने के लिए बुलाया है, मुझे जरूरी बात करनी है। कैसे जरूरी बात पापा, बोलिए। वो ऐसा है, पूनम के होने वाले ससुर रोशन लाल जी का फोन आया था। वो हम सबके साथ मिलकर प्राचीन माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वो कोई भी शुभ काम करने से पहले माता के मंदिर जाकर ही आशीर्वाद लेते हैं। उनका मन है कि हम सब भी उनके साथ जो है साथ चलें। तो मैंने जो है उन्हें हाँ बोल दिया। कल सुबह ही बोल रहे हैं चलने के लिए, तो तुम सब तैयार हो जाओ, ठीक है? एक गाड़ी उनकी होगी और एक गाड़ी हमारी। हाँ हाँ ठीक है। बड़ी बहू, तुम खाने पीने के सामान की तैयारी कर लो, रास्ते में भूख लगेगी और पूनम के ससुराल वाले भी होंगे, हमें ही इंतजाम करना चाहिए। पता नहीं वो लोग कुछ खाने का लाएंगे भी या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। पूनम थोड़ी आलसी स्वभाव की थी, उसे घर के काम करने ज्यादा पसंद नहीं थे। उसने अपनी सास की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो तो बस घूमने जाने की तैयारियों में लग गई। अगली सुबह 9 बजे निकलना था। सुबह किसी की भी आंख नहीं खुली, पर सीमा 4 बजे ही उठ गई थी। घर में सब सो रहे थे। सीमा को पता था कि अभी कुछ देर बाद सभी को सफर पर निकलना है और रास्ते में सबको भूख लगेगी, इसलिए उसने कुछ खाना बनाने का सोचा। अरे, घर में तो कोई भी सब्जी नहीं है, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं? तभी उसकी नजर सामने रखी पापड़ी पर जाती है, जो कुछ दिन पहले उन्होंने घर में चाट बनाने के लिए मंगवाई थी। वो उसी पापड़ी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है, साथ में थोड़ी रोटियां भी बना लेती है। तब तक घर में सब उठ चुके थे। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में क्या खाएंगे ये किसी को चिंता नहीं थी, पर शायद एक सीमा ही थी जो समझदार थी और उसने खाने का सामान रख लिया। पूनम की होने वाली सास सीमा की सास के साथ ही गाड़ी में बैठी थी। सब मिलजुल कर 2 गाड़ियों में बैठकर यात्रा पर निकले। अरे, मैंने तो ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, पर दिमाग ही नहीं आया कि खाने का डिब्बा पैक भी किया, पर घर पर ही भूल आई। क्या करूं, उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। तभी तो सोच रही हूँ पूनम शादी होकर घर आ जाएगी तो सब कुछ जिम्मेदारियां संभाल लेगी।
माँ हम लोगों ने कुछ खाने का रखा था, माँ जी को दे देते ही दवाई ले लेंगी। कविता आगे वाली गाड़ी में है, एक बार पूछो अपने भैया को फोन करके। पूनम फोन करती है तो पता चलता है कि कविता ने खाने का कुछ भी नहीं रखा। सीमा गाड़ी में बैठी सब कुछ सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोली, आंटी जी वो मैंने पापड़ी की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। वो घर में सब्जी थी नहीं, इसलिए मैंने वही बना डाली। बचपन में माँ बनाती थी, उन्हीं से सीखा था। अरे वाह, पापड़ी की सब्जी, ये तो सुनने में ही बड़ी मस्त लग रही है। पापड़ी की सब्जी बनाने वाली बहू, जल्दी से परोस देना। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, मैं अभी सबके लिए खाना परोस देती हूँ। तुमने कब बनाई बहू? वो माँ जी सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा कुछ खाने का बना लेती हूँ। सीमा ने एक प्लेट पर रोटी और सब्जी रखकर पूनम की होने वाली सास को दी। भूख भी सभी को लगी थी। सभी ने पापड़ी की सब्जी रोटियों के साथ खाई। सबको वो पापड़ी की सब्जी बड़ी पसंद आई और सबने सीमा की खूब तारीफ की। सीमा के चेहरे पर एक संतोष वाली खुशी थी। अगर सीमा सुबह जल्दी उठकर खाना न बनाती तो आज सब भूखे रहते। पूनम के ससुराल वालों पर भी बहुत बुरा असर होता। पूनम, तुम्हारी सीमा भाभी बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सीमा भाभी की तरह समझदार बनो और हमारे घर को पूरी तरह संभाल लो। सीमा, तुम बहुत समझदार हो। सीमा, तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तुमने आज हम सब की इज्जत बचा ली। तुमने आज एक समझदार बहू होने का फर्ज निभाया। जीती रहो बहू, जीती रहो। उस दिन सीमा को एहसास हुआ कि जो ससुराल वाले उससे दूरी बनाकर रहते थे, आज वो सब उसे बहुत सम्मान भी दे रहे हैं और बहुत प्यार से भी बात कर रहे हैं। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।